Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach you geography, chapter number 6, geomorphic process. Geomorphic process means जो अपनी अर्थ पे जो शेप्स बनती हैं, इन्हीं शेप्स को अपन जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं. मींस बिल्डिंग अप शेप बनाना, शेप बिल्डिंग. नहीं समझ में आएगा. मीन्स आपने सपोज इफ यू हैव सीन ए वन माउंटेन, तो फर्स्टली ये बनी कैसे, हाउ इट वुड बी गुड, ये बनी कैसे, एंड इज दिस परमानेंट, क्या ये परमानेंट है या इन फ्यूचर इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी. मैं हमेशा कहता हूं अर्थ ऑलवेज कीप चेंजिंग. हमारी जो अर्थ है ये हमेशा चेंज होती रहती है. नथिंग इज परमानेंट ऑन अवर अर्थ सरफेस. हमारे अर्थ सरफेस पे कुछ भी परमानेंट नहीं है. आज आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो इन फ्यूचर चेंज हो जाएगा. आप अपने सराउंडिंग एरियाज में लेके देख सकते हो. आपके पड़ोस में नेबरहुड में कोई हाउस है, वो पहले कैसा था, पेंट भी हो जाता है, कई बार है रिनोवेशन भी कर देते हैं, उसको दोबारा से तोड़ के भी ठीक कर देते हैं. तो इसी तरह से ही अपने आपके आसपास हो सकता है कोई खुला ग्राउंड हो, ठीक है, फिर हो सकता है उसमें कंस्ट्रक्शन भी हो गई हो, देखते होंगे आपको. आपके आसपास कोई पॉन्ड हो सकता है, वो पॉन्ड कई टाइम पे सूखा भी हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और कई बार उसमें पानी आ जाता है. तो अर्थ जो है हमारी ऑलवेज कीप चेंजिंग है, और अर्थ को चेंज करने के लिए या अर्थ सरफेस पे जो भी चेंजेस हैं इनको करने के लिए वी रिक्वायर टू टाइप ऑफ फोर्सेज, या इस पे टू अप्लाइड फोर्सेज लगती हैं, जिसको कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स और एंडोजेनिक फोर्स. एंडोजेनिक फोर्स, ठीक है, आपने ये 6-7 में पढ़ा होगा शायद, लिखने की पॉसिबिलिटी. अब एक्सोजेनिक फोर्स और एंडोजेनिक फोर्स में डिफरेंस क्या है तो सुनो. इसमें बहुत सारे ज्योग्राफिकल वर्ड्स आते हैं, कंफ्यूज होते हो. जैसे मैंने बताया था लैटिट्यूडनल्स है, लॉन्गिट्यूडनल्स में. लैटिट्यूडनल्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों एक वर्ड है. तो लैटिट्यूडनल के लिए आपको मैंने हिंट दिया था लेटी हुई लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन्स. ओके, तो उसी तरह ही एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक का मैं आपको बता रहा हूँ. आदमी मरने के बाद में अर्थ के नीचे चला जाता है, राख बन जाती है, या किसी भी रीजन में अपन अर्थ के नीचे आदमी को दबा देते हैं. एंडोजेनिक यानी कि नीचे, मीन्स बिलो द सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस. These type of forces work below the earth surface. Example: earthquake, volcanic activity. वॉल्केनिक एक्टिविटी में टॉपिक में पढ़ाया था एक्सट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स. ये दोनों ही आती हैं. वॉल्केनिक देखो, ये एंडोजेनिक फोर्स कहाँ लगती है, इट अप्लाई बिलो द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के नीचे रखती है, मतलब ये नीचे से आती है. तो अर्थक्वेक आता है, नीचे से आया, नीचे से आने के बाद में इट चेंज द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस को चेंज कर देता है. या अर्थक्वेक की वजह से अर्थ सरफेस के ऊपर जो है हाउस वगैरह बने हुए हैं, कोई ट्री है, वो डिसबैलेंस हो जाता है. तो वॉल्केनिक एक्टिविटी से क्या होगा, लावा बाहर आएगा, ठीक है. तो ये लावा जब बाहर आएगा तो बाहर आने के बाद में एक अलग प्रकार की शेप बनाएगा. ध्यान रखना, ये इसके जरिए बिल्डिंग बनती है, यानी कि बिल्ड सम न्यू लैंडफॉर्म्स ऑन आवर अर्थ सरफेस. ध्यान रखना, ये बिल्डिंग है. एमसीक्यू में आ सकता है ऐसा कौन सी फोर्सेज है जो अर्थ सरफेस पे कुछ बनाती है, बिल्ड समथिंग. तो यू विल राइट एंडोजेनिक फोर्सेज. अंडरस्टूड, एंडोजेनिक फोर्सेज. अब लेते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेज. ये लगती है अबाउट द अर्थ सरफेस, अबाउट द अर्थ सरफेस. इसमें अर्थ सरफेस पे लगती है. तो ये क्या करती है, कोई भी मटेरियल है, जैसे मैंने ये आपको माउंटेन बनाया, ये माउंटेन कैसे बनी, बिकॉज ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से द माउंटेन वाज बुल्ड. अब है, ये तो बनी थी एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, सॉरी, और ये एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या करेगी, ये माउंटेन बन गई. अब इसका काम है इसको अनकवर करे या इसको ब्रेक कर दे.
ब्रेक करने के बाद में हो सकता है ये माउंटेन अब ऐसी, तो ये तोड़ने का काम करती है और ये बनाने का काम करती है, और इसको ब्रेक करने के लिए एक्सोजेनिक फोर्स लगती है। एक्सोजेनिक फोर्सेस के लिए इसके पास में कुछ हेल्पर्स होते हैं जो तोड़ने का काम करते हैं। वो हेल्पर्स हैं एयर, वाटर और सनलाइट। इनको कलेक्टिवली कई बार वेदरिंग भी बोल देते हैं। बेटा ये ज्योग्राफिकल वर्ड्स हैं, इनको लर्न करना। In future, I will use only weathering, and you easily understood what is the meaning of the weathering. Weathering means a force which applied on the earth's surface, and they are motivated, affected by the air, water, and sunlight. Mountain है, इस माउंटेन को इस पे हीट पड़ेगी तो स्टोन है फैलेगा, पुल होगा और पुश होगा, कंप्रेस होगा और मर्ज होगा, सॉरी फैलेगा, एक्सटेंड होगा और कंप्रेस होगा। ठीक है, फिर जहां पे एक्सटेंड होगा हल्के से क्रैक्स आ गए, इन क्रैक्स की वजह से इसमें क्या आएगा, एयर घुसेगी, वाटर घुसेगा, तो इसको और ब्रेक कर देगा और ये मटेरियल यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे ही खत्म नहीं हुआ, एक्सोजेनिक फोर्सेस बिल्ड तोड़ने का काम करती है और एक्सोजेनिक बनाने का भी काम करती है। कैसे? अब ये टूट गया, टूटने के बाद में एयर और वाटर इसको मटेरियल को इरोजन करेगी। इरोजन मीन्स इसको लेके जाएगी कहीं ना कहीं पे, और कहीं ना कहीं लेके जाएंगे वहां पे डिपॉजिट्स कर देगी। तो इसी को ही ग्रेडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेडेशन। कहीं पे मटेरियल को लेके जाना। इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनइवननेस द लैंड, यानी कि इस मटेरियल को कहीं पे लेके जाना, कहीं पे जाके डिपॉजिट कर देना, तो इसको क्या कहते हैं? ग्रेडेशन कहते हैं। और ग्रेडेशन का जो स्पीड है वो बढ़ेगी स्लोप से। अगर एरिया स्लोपिंग है तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या है? स्लोपिंग अगर एरिया है तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये है बनाने का काम कर रही है, इसको तोड़ने का काम कर रही है, और ये बनाने का काम कर रही है। ठीक है, और जियोमॉर्फिक प्रोसेस में कुछ एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो चल रहा था इसमें कुछ एजेंट्स होते हैं जो इसको आगे लेके जाते हैं। एजेंट्स में एयर, वाटर, सनलाइट के अलावा और भी है। जैसे वाटर में मैंने सारे ले लिए, जैसे मैंने आपका इंक्लूड कर लिया ग्लेशियर है, प्रिसिपिटेशन है। ठीक है, एयर में विंड ले ली, स्टॉर्म्स ले ली मैंने, समझ रहे हैं? ये अलग अलग वाटर के और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आप कंसीडर करेंगे। ये समझ में आ गया? एक हल्का सा एग्जांपल ले लेते हैं। द एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स रिजल्ट इन वेयरिंग डाउन। बेटा ये यहाँ पे है, ये ऊपर का तो एक बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अंडरलाइन वाले हैं, मैं इनको पढ़ रहा हूँ। एक अंडरलाइन यहाँ पर है और थोड़ी सी अंडरलाइन यहाँ पर है। तो ये क्या, थोड़े से वर्ड्स ऐसे हैं तो आपको हेल्प करेंगे। द एक्सोजेनिक फोर्सेज एंड द इंटरनल फोर्सेज, सॉरी कहाँ गया, ये रहा। बाय इंटरनल फोर्स फ्रॉम विद इन द अर्थ, द एक्सटर्नल फोर्स आर नोन एज एक्सोजेनिक फोर्सेज एंड द इंटरनल फोर्सेज आर नोन एज एंडोजेनिक फोर्सेज। आगे चलते हैं। द एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेज रिजल्ट इन वेयरिंग डाउन। वेयरिंग डाउन मतलब नीचे की तरफ लेकर आते हैं, ऑफ रिलीफ, एलिवेशन एंड फिलिंग अप ऑफ बेसिन। यहाँ से मटेरियल को तोड़ेंगे और कहीं पे जाके फिल कर देंगे, भर देंगे उस जगह को। भरेंगे कौन सी? जो लो लैंड होगी उसमें। ठीक है, फिलिंग अप ऑफ बेसिन, डिप्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर डिप्रेशन लगाते हैं, यानी कि दबाव लगाते हैं। द फिनोमेना ऑफ वेयरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन इज नोन एज ग्रेडेशन। इसकी दूसरी डेफिनेशन हो रहा है, लिख लो, is the process of removing unevenness of the land। unevenness जो है लैंड है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ जो लैंड है इसको प्लेन कर देता है, सरफेस एंड मेकिंग इट लेवल लैंड। जैसे ये कोई लैंड है, अब ये क्या होगा, ये मटेरियल ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद में यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ये मटेरियल ब्रेक होने के बाद इधर, इसकी शेप क्या होगी, लेवल हो जाएगी। समझ रहे? तो ये लेवल लैंड का भी बनाने का काम करता है। आगे चलते हैं। द एंडोजेनिक फोर्सेस कंटिन्यूअस एलिवेटेड और बिल्डिंग अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। यह नया पार्ट बनाती है सरफेस के ऊपर। ठीक है, और नीचे आ जाओ।
The endogenic forces are mainly land building forces. Endogenic forces जो है land building, जमीन पे कुछ बनाने का काम करती हैं. And exogenic processes are mainly land bearing forces. ठीक है, लैंड को भरने का काम करती है. Humans depend on it for their subsistence and have been using it extensively and intensively. Okay, use its effect without disturbing. So it's essential to understand its nature in order to use it effectively without disturbing its balance and diminishing its potential for the future. अब ले लेते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस. बेटा यहाँ तक आ गया समझ में? yes. चलते हैं. अब पढ़ते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस. जियोमॉर्फिक प्रोसेस को मोटिवेट करने के लिए वी हैव सम एजेंट्स. हमारे पास में कुछ एजेंट्स हैं जो मैंने भी आपको बताया, एयर, वाटर एंड सनलाइट. आगे चलते. द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शन. ये फिजिकल स्ट्रेस, जैसे फिजिकल स्ट्रेस है, मटेरियल टूट यहाँ पे, ये फिजिकल स्ट्रेस है, और केमिकल प्रॉपर्टी इसके अंदर मिल जाती है. जैसे कोई कैल्शियम कार्बोनेट्स की लॉस है तो ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द सरफेस. कॉन्फिगरेशन ये वर्ड एक बार पहले भी आया था, बता सकते हो? ओशियन कॉन्फिगरेशन, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, यानी कि कॉन्फिगरेशन का मतलब शेप ऑफ द अर्थ आर नॉन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेस. डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस. वोल्केनिक आप जानते हैं, डायस्ट्रोफिज्म के बारे में अपन आगे एक टॉपिक है उस पर चलेंगे, अभी आप इतना ही समझ लो. आगे चलते हैं. एनी एक्सोजेनिक एलिमेंट्स ऑफ नेचर लाइक वाटर, आइस, विंड एक्सेट्रा capable for acquiring and transforming each material can be called a geomorphic agent. यह जो मटेरियल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाते हैं, यह जियोमॉर्फिक एजेंट्स कहलाते हैं. जियोमॉर्फिक का मतलब होता है शेप बनाना सरफेस को. When these element of nature become mobile due to the gradient. Gradient मतलब स्लोप. कोई भी मटेरियल यहाँ है तो यहाँ स्लोपिंग है तो इरोजन तेजी से होगा, यानी कि ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं इनका काम तेजी से होगा. आगे चलते हैं. इसके अलावा रनिंग वाटर हो गया, मूविंग आइस हो गया, विंड्स, वेव्स एंड करंट्स. वेव्स और करंट्स, वार्म करंट, कोल्ड करंट पढ़ा होगा, आगे चैप्टर में अपन पढ़ेंगे. और वेव्स कौन सी होती हैं? जब पानी के ऊपर, ध्यान रखना, पानी के ऊपर जब हवा चलती है तो वेव्स चलती है. रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं. समझ में आ गया? आ जाओ नीचे. इसके अलावा यहां पर इस जगह पे इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेस एक्टिवेट वेव्स एंड टाइड्स इंक्लूडिंग करंट्स एंड winds. Without gravitational and gradient there would be no mobility and hence no erosion. ग्रेविटी फोर्स क्या करती है? उस चीज को पकड़ के रखती है. ग्रेविटेशनल फोर्स, अपन खड़े अर्थ के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खड़े, अगर नहीं होगी तो खत्म हो जाएगा सारा. अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस. जो मैंने बताया है वो का वो आपको इसमें मिलेगा. मैं टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ, रीडिंग भी लगा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ सके. The energy emanating from within the earth, the main force behind endogenic geomorphic process, the energy is mostly generated by the. अब जो एंडोजेनिक फोर्स थी, ये वाली जो फोर्स थी आई कहां से? क्योंकि हमारी अर्थ जो है यह कभी आग का गोला थी. इट्स ए बॉल ऑफ फायर. और ड्यू टू द इंटरनल हीट और प्रेशर, की वजह से ये मोल्टन मैग्मा बाहर आता है. अर्थक्वेक भी इसी वजह से आते हैं. जब नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से हिलती है तो अर्थक्वेक आते हैं. और मोल्टन मटेरियल सॉफ्टेस्ट पार्ट की तरफ आता है, यानी कि अंदर से कुछ गर्म चीजें हैं उनकी वजह से ये होता है. रेडियो एक्टिव रोटेशन एंड टाइडल फ्रिक्शन एंड प्रीमोर्डियल हीट. बेटा प्रीमोर्डियल हीट मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि ये आपके चैप्टर नंबर 2 में था. चलो मैं आपको छोटा सा बताऊं. प्रीमोर्डियल हीट का मतलब जब अर्थ बनी थी तो उसका जो टेम्परेचर था, फिर धीरे धीरे अर्थ हमारी ठंडी हुई, फिर उसका कोई टेम्परेचर बना, तो जो पहले वाला टेम्परेचर जो था उसको प्रीमोर्डियल हीट कहते हैं. यानी कि जो पहले वाली हीट जो अब नहीं है, लेकिन वो हीट अब अर्थ के नीचे तो है, सॉरी अंदर तो है, नीचे मत बोल देना, अंदर. Okay, from the origin of the earth, this energy due to the geothermal gradient. Geothermal मतलब हमने पढ़ा हुआ geothermal resources,
तुम्हारे 10th क्लास में भी होंगे। जो नीचे की जो हीट है उसकी वजह से ये मटेरियल जो है आते हैं। द एनर्जी ड्यू टू द जियोथर्मल ग्रेडियंट एंड हीट फ्लो फ्रॉम विद इन इंड्यूस डायस्ट्रोफिज्म, अभी बता रहा हूँ डायस्ट्रोफिज्म and volcanism in the lithosphere due to the variation in geothermal gradient and heat flow। हमारे हर जगह पे जियोथर्मल इफेक्ट इक्वल नहीं है, हीट भी इक्वल नहीं है, इस वजह से कहीं कहीं पे ही वॉल्केनिक या अर्थक्वेक वाली एक्टिविटी होती है, हर जगह नहीं होती। ठीक है, अब लेते हैं आपको डायस्ट्रोफिज्म। अब ले लेते हैं अपन डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म को यूं कहा जाता है, इससे माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी, माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ सरफेस के ऊपर आता है, इसी को ही डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं। डायस्ट्रोफिज्म के कुछ पार्ट हैं, जैसे कि एक हो गया ओरोजेनिक, इसमें माउंटेन्स बनते हैं। इसके अलावा दूसरा है एपियरोजेनिक, इसमें अपलिफ्ट और फ्रैपिंग ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, फिर अर्थक्वेक आ गया और प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हो गया। ठीक है, ओरोजेनिक का मतलब यूं समझ सकते हो, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कुछ आके बन रहा है। डायस्ट्रोफिज्म का मतलब फिर से समझ लो कि बिल्डिंग मटेरियल हो रहा है, यानी कि कुछ बन रहा है, अर्थ सरफेस के ऊपर कुछ बन रहा है, और यह भी पार्ट है एंडोजेनिक फोर्स का। एंडोजेनिक फोर्स क्या कर रही थी? बिल्डिंग का काम कर रही थी। तो अब एंडोजेनिक फोर्सेस में कौन कौन सी आ गई? एक तो आपकी डायस्ट्रोफिज्म आ गई, डायस्ट्रोफिज्म के अलावा वॉल्केनिक एक्टिविटीज आ गई। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी के अलावा तो आप कहोगे सर माउंटेन तो वॉल्केनिक एक्टिविटी से ही बनते हैं, गलत बात, क्योंकि मैंने आपको बताया था कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मूवमेंट्स बताए थे। कन्वर्जेंट मूवमेंट में क्या था? दो प्लेटें एक दूसरे से आ गई। वॉल्केनिक मतलब एक ऐसा पहाड़ जो मैग्मा या लावा के ठंडे होने पर बना, तो उसी को वॉल्केनिक एक्टिविटी कहोगे, उसी को ही वो पहाड़ कहोगे जो बना। लेकिन कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हैं जो विदाउट वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं। कन्वर्जेंट मूवमेंट में मैंने बताया था, दो प्लेटें हैं एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो अब क्या होगा? अब होगा कि हो सकता है एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के ऊपर ऐसे आ जाए, यूं आ जाए, तो इसकी वजह से हमारा अर्थ सरफेस जो है, देखो दो टेक्टोनिक प्लेट थी, ये एक दूसरे के पास आ रही है और एक यूं चढ़ गई इसके ऊपर, तो अपलैंड बन गया ऊपर से। क्या बन गया? अपलैंड बन गया कन्वर्जेंट मूवमेंट की वजह से। दूसरा, वॉल्केनिक की जरूरत नहीं पड़ी, हमें लावा की हमें जरूरत ही नहीं जगह। दूसरा, सपोज कीजिए दो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, ये डाइवर्जेंट मूवमेंट हो गया, अब क्या हो गया? बीच में गैप बन गया, इसकी वजह से फोल्ड माउंटेन बन गई। फोल्ड, FOLD, मैंने पढ़ाया था, फोल्ड भी पढ़ाया था, FAULD, ध्यान रखना ये वर्ड्स। माउंटेन जो हिमालय है वो फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है, मैंने फोल्ड माउंटेन बता दिया, यानी कि यहाँ पे पहाड़ नहीं होगा, यहाँ से देखने वाले आदमी को लगेगा कि दोनों तरफ पहाड़ हैं। तो ऐसे सिस्टम या अर्थक्वेक की वजह से जो बन जाए, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था एंडोजेनिक फोर्स में अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी आ गई। वॉल्केनिज्म अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी अपन डायस्ट्रोफिज्म पढ़ रहे हैं। डायस्ट्रोफिज्म में एक तो बिल्डिंग बन गई, माउंटेन्स वगैरह बन गई, अर्थक्वेक भी है, आप थोड़ा सा रीडिंग लगा लेते हैं। All the process that move, elevate मतलब चढ़ना, एलिवेटर नाम सुना होगा, और बिल्डिंग अ पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म, ये सभी के सभी डायस्ट्रोफिज्म के अंडर में आते हैं। ओरोजेनिक प्रोसेस इन्वॉल्व, अब ओरोजेनिक प्रोसेस में क्या गया? माउंटेन बिल्डिंग थ्रू सेवरल फोल्डिंग एंड अफेक्टिंग लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट ऑफ ऑन अर्थ सरफेस। फोल्ड की वजह से, इसकी वजह से जो माउंटेन बने उनको कहते हैं ओरोजेनिक प्रोसेस। दूसरा एपेरोजेनिक प्रोसेस, अपलिफ्टमेंट ऑफ रैपिंग ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। क्या बताया मैंने? अपलिफ्टमेंट, ऊंचा उठ जाए कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से। लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थक्वेक इन्वॉल्व लोकल रिलेटिवली माइनर मूवमेंट, अर्थक्वेक की वजह से भी माइनर मूवमेंट आगे धरती हिली, कुछ बना हुआ था तो चेंज हो गया। ठीक है, इसमें आप ले सकते हो कि माउंटेन बना हुआ था, अर्थक्वेक आया तो वो थोड़ा सा टूट के बिखर जाए। फोर्थ में लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक इन्वॉल्विंग हॉरिजेंटल मूविंग ट्रांसफॉर्म वाला जो सिस्टम था, आ गया समझ में? आगे चलते हैं। ओरोजेनिक अ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस वेयर एपेरोजेनिक इज कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। ओरोजेनिक में क्या होगा? माउंटेन्स बनेंगी,
मैंने बताया था कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की वजह से, और एपेरोजेनिक की वजह से क्या होगा, कॉन्टिनेंट्स बनेंगे। ठीक है, अब ले लेते हैं वोल्केनिज्म। इन वोल्केनिज्म में क्या होगा, मोल्टन मैग्मा कम आउट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इट कूल डाउन। यह अर्थ सरफेस के ऊपर भी आ सकता है और इट्स कूल डाउन बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के बिलो ठंडा होगा तो इंट्रूसिव रॉक्स बनेगी। याद है अर्थक्वेक में पढ़ाया था, इंट्रूसिव रॉक्स काफी सारे एग्जांपल थे, और जो अर्थ सरफेस के ऊपर बनेगी वो एक्सट्रूसिव रॉक्स बनेगी। क्लियर है? अब मैं पढ़ा नहीं रहा क्योंकि आपने वहां पे पढ़ लिया था। Volcanism include the movement of molten rocks onto and toward the Earth's surface and also formation of many intrusive and extrusive volcanic form. Many aspects of volcanism have already been dealt in detail under volcano in the second unit. ये बुक वाला भी बोल रहा है कि सेकंड यूनिट में आपने पढ़ा था, सारी जानकारियां वहां से ले। ठीक है, वॉट डू द वॉल्केनिज्म एंड वॉल्केनोज इंडिकेट। अब सुनो, वॉल्केनिज्म और वॉल्केनो क्या बताता है। वॉल्केनिज्म और वॉल्केनो छोटा सा नाम है, छोटा सा। वॉल्केनो का मतलब था मोल्टन मटेरियल बाहर आया और बाहर आके निकल गया, ये वॉल्केनिज्म वैसे। और वॉल्केनिज्म क्या है, वॉल्केनिज्म इट्स ए ब्रॉड नेम ऑफ वॉल्केनो, मींस इट इंक्लूड्स सेवरल अदर एक्टिविटीज लाइक, जैसे वॉल्केनिज्म में इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स बनेंगे। वॉल्केनिज्म में यहाँ पे गैस, डिफरेंट गैसेज, वो पढ़ाया था मैंने, आपको याद है, डिफरेंट गैसेज वगैरह रिलीज होती है, हाइड्रोजन, ऑर्गन, 5 गैसेज याद रखना, फॉर हाउस चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। ऐस निकलेंगी, गैसेज निकलेंगी हैं, और कुछ मटीरियल डेब्रीज भी निकलती हैं, तो वो सारी चीजें वॉल्केनिज्म के अंदर आती। क्वेश्चन दूंगा तो यू विल राइट इट इन डिटेल। नाउ अब चलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेज। वी नोन वेरी वेल एक्सोजेनिक फोर्सेज अप्लाइड ऑन द above the earth surface and it creates mostly wearing down। ये क्या करती है, मोस्टली एक्टिविटी करती है जिसमें मटेरियल टूट के बिखर जाए, नीचे की तरफ आ जाए। तो जैसे एंडोजेनिक फोर्सेस के अपने काफी सारे अलग अलग चीजें पढ़ी, डायस्ट्रोफिज्म पढ़ा, ऑर्गेजेनिक पढ़ा, एपेरोजेनिक पढ़े, वॉल्केनिज्म, तो इसी तरह से ही इसमें भी अलग अलग चीजें हैं। तो वो अब अपन रीडिंग में ही ले लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाए। The exogenic process derive their energy from atmosphere। ये एनर्जी अपनी एटमॉस्फेयर से लेता है, क्योंकि इसमें एयर चाहिए, इसको वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए, जो कि एटमॉस्फेयर में मिलेगा। Determined by the ultimate energy from the sun and also the gradient creating by tectonic, gradient मतलब slope created by the tectonic factors। Gravitational force act upon all earth material having a sloping surface and tend to produce movement of matter in down slope direction। Gravitational force क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स करती है इस मटेरियल को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, और ये मटेरियल इसकी तरफ जाएगा, मटेरियल को खींचेगी। तो जो भी मटेरियल टूटने में ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करती है, लैंडस्लाइड होता है, अर्थ उसको नीचे खींचती है। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। एक ऐसी फोर्स जो पर यूनिट एरिया में लगती है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब दबाव पेश करके धीरे धीरे इसको खींचती है। ठीक है, स्ट्रेस इज प्रोड्यूस इन ए सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग। पुश भी करती है, पुलिंग भी करती है। दिस इन्फ्लुएंस डिफॉर्मेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, डिफॉर्मेशन, वो मटेरियल दोबारा से बनेगा। फोर्स एक्टिंग अलोंग द फेस ऑफ द अर्थ मटेरियल आर शियर स्ट्रेस। जो फोर्स अर्थ की तरफ जाती है उसको स्ट्रेस बोलेंगे। द स्टेयर रिजल्ट इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और सिप्ले, जिसकी वजह से वो चीज स्लिप होती हुई नीचे जाएगी। Besides gravitational stress, the earth material becomes subject to molecular stress that may be caused by a number of factors. Amongst the temperature change, crystallization and melting are the most common। इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज में क्या होता है, उस मटेरियल के ऊपर, जैसे आपने मैं बताया था माउंटेन, इस माउंटेन में हल्का सा क्रैक आ गया, क्रैक आने के बाद सपोज कीजिए वाटर ड्रॉपलेट अंदर गई, और नाइट के टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से एरिया बढ़ेगा, और वाटर की वजह से एरिया वापस कंप्रेस हो जाएगा। तो ये है चीजें लगती रहती है। क्रिस्टलाइजेशन क्या था,
जो मटेरियल है वो किस फॉर्म्स में बनता है। जैसे मैंने आपको बताया था इग्नेशियस रॉक्स में पढ़ाया था, अगर मटेरियल डेप्थ पे ठंडा अगर हो जाता है तो उसके ग्रेडियंट्स जो हैं या उसके क्रिस्टल जो हैं वो लार्ज होंगे और अर्थ के ऊपर ठंडा होता है धीरे धीरे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें स्मूथ और स्मॉल क्रिस्टलाइजेशन बनेंगे। केमिकल प्रोसेस normally led to loosen or bond between grains, dissolving or soluble material or cementing material, ये बता रखे हैं, नीचे आ जाते हैं। और all the exogenic geomorphic process are covered under a general term denudation। denudation का मतलब होता है रिमूव हो जाना। क्या होता है? रिमूव हो जाना। तो denudation में भी आते हैं रिमूव हो जाना। जैसे यहाँ पे कोई मटेरियल था, ये मटेरियल यहाँ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ रिमूव हो गया, चला गया, इरोजन हो गया इसका, तो इसी को ही क्या कहते हैं अपन? डिन्यूडेशन। डिन्यूड मीन्स टू स्ट्रिप ऑफ और टू अनकवर। अनकवर मतलब खुला हो जाना। जैसे सपोज ये कोई माउंटेन था, इसके ऊपर सरफेस के नीचे एक्सप्लोसिव रॉक्स थे। अब यहाँ पे क्या चाहिए? एयर या वाटर या आपके जियोमॉर्फिक एजेंट्स लगे, ये क्या करेंगे? इस एयर को, इस मटेरियल को यहाँ से उन्होंने रिमूव कर दिया। अब यह एक्सक्लूसिव जो रॉक्स है ये ऊपर आ गया, तो ये क्या हो गया? अनकवर हो गया। तो एक्सोजेनिक में ऐसा भी होता है, यस, अनकवर हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं आगे। द डेंसिटी, द टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेजिटेशन विच लार्जली डिपेंड अपॉन प्रिसिपिटेशन एंड टेम्परेचर असर्ट इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली ऑन एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये यहाँ पे है, ये रहा, इसको अंडरलाइन करना यहाँ से, ये रहा, इसके नीचे वाला। यानी कि किसी चीज की डेंसिटी, किस टाइप का वो रॉक्स है और किस प्रकार से उस पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं और कैसी उस पर वेजिटेशन है, इसका फर्क पड़ता है टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन का। नहीं समझ में आ रहा? समझा। जैसे ये कोई मटीरियल है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्लांट्स भी लगे हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर और मैंने क्या किया? प्रिसिपिटेशन, टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन। टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मल है, मॉडरेट है, प्लस में प्रिसिपिटेशन यहाँ बरसात अगर अच्छी होती है, जिसकी वजह से क्या है? एरिया डेंस फॉरेस्ट हो गया, तो इसका इरोजन धीरे होगा, क्योंकि इस एरिया की जो सॉयल है, इस एरिया की जो सॉयल है, प्लांट्स की रूट्स जो है उसको पकड़ के रखते हैं, ठीक है। अगर ये एरिया स्लोपिंग एरिया में है सपोज, तो यहाँ से ये मटीरियल, आपने कभी हिल स्टेशन देखे होंगे, वहां पे लैंड स्लाइड होता रहता है, वहां पे लैंड स्लाइड होता रहता है। ये प्लांट्स की जो रूट्स है ये पेड़ों को पकड़ के, प्लांट्स की रूट सॉइल को पकड़ के रखते हैं, कई बार वो नीचे भी आ जाता है। यानी कि टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन, जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रहा है तो वहां पे भी मटेरियल इजीली रिप्लेस हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे डेजर्ट वाले एरिया, टेम्परेचर यहाँ ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से सॉइल के पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए नहीं रहते, तो भी सैंड ड्यून्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस घूमते रहते हैं। अब समझ में आ गया? चलते हैं। विद इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन दे मे बी लोकल वेरिएशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स। नीचे आ जाओ। क्लाइमेटिक फोर्स being equal, the intensity of action of exogenic geomorphic process depend upon type and structure of rocks। अगर सब कुछ भी इक्वल है तो अब डिपेंड करता है वो रॉक्स कैसी बनी हुई है। अगर रॉक्स जो है स्मूथ या सॉफ्ट मटेरियल की बनी हुई है तो भी इरोजन हो जाएगा, और हार्ड मटेरियल की बनी हुई है तो उसका इरोजन होगा, लेकिन इरोजनल जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगा। The term structure includes such aspect of rocks as fold, orientation, inclination of bands, presence or absence of joints। ये सारी चीजें इम्पैक्ट डालेंगी उस पर। आ जाओ। The effect of most of the exogenic geomorphic processes are small and slow। कई बार देखा जाता है एक्सोजेनिक जो फोर्सेस हैं इनका जो रिजल्ट है, इफेक्ट जो है, कई बार छोटा और स्लो दिखाई देता है, एंड मे बी इनपर्सिटेबल इन शॉर्ट टाइम, और कई बार इतना धीरे होता है पता ही नहीं चलता है। सुनो, ये मास मूवमेंट और स्लो मूवमेंट में पढ़ेंगे, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि आया। अब आप कहोगे सर एक्सोजेनिक फोर्सेस का हमको, यानी एक्सोजेनिक फोर्स जो लगती हैं जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो स्लो दिखाई देते हैं। कैसे? सपोज कि आपके गांव में इलेक्ट्रिकल पोल लगा है,
थोड़े टाइम बाद में ये बॉल ऐसे हो जाता है, तिरछा हो जाता है। तो तिरछा कैसे हो गया, स्लैंटिंग कैसे हो गया, स्लैंटिंग हो गया क्योंकि इस पे फोर्स लग रही है, इसको हवा ने या पानी ने इसको इसे धकेल दिया, तो ये इतने, अब ये स्लैंटिंग हो गया, लेकिन ये इतनी स्लो स्पीड से हुआ कि हम इसको कंसिडर ही नहीं कर पाए। हम ये सोचते कि हो सकता है जब लगाया था भी ऐसा ही, कोई नया आएगा तो अरे अपना इलेक्ट्रिकल पोल जो है वो स्लैंटिंग हो गया, समझ गए। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस में यह जो परसिप्टिव या जो पता लगाने का जो तरीका है वो बहुत धीरे, इनके पर ज्यादा तेज भी होता है। सपोज कीजिए तेज किससे होगा, वाटर की वजह से होगा, स्टॉर्म्स की वजह से होगा, तूफान की वजह होगा। हो सकता है कल लगाया इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने और या तो स्टॉर्म आ गया या हैवी रेनफॉल होगी, गिर गया, तो स्लो और स्पीडली मूवमेंट्स भी इसके अंदर होते हैं। अब पढ़ते हैं वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या था, वेदरिंग का मतलब था जब किसी भी रॉक्स के ऊपर सनलाइट, एयर और वाटर लगेगा तो वो इट्स ब्रेक इनटू सम स्मॉल पीसेस, दिस इज नॉन एज वेदरिंग। अच्छा, वेदरिंग जो है वेदरिंग केमिकल कंपोजिशन को भी इफेक्ट डालती है। जैसे सपोज कीजिए ये कोई रॉक्स है, कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स है, इस पे वाटर डलेगा, दो रॉक्स ले लेते हैं, एक कॉमन रॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, स्टोन्स, एक इस पे वेदरिंग हो और एक इस पे वेदरिंग, तो इस पे केमिकल कंपोजिशन बन गया, वाटर इसके साथ में अटैच हो गया, जिसकी वजह से ये फौरन डाइल्यूट हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगाएगी। तो वेदरिंग जो है काफी अलग अलग प्रकार की होती है, केमिकल वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है, और केमिकल में भी कार्बोनेशन, हाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन वगैरह होती है। अब अपन इसको पढ़ लेते हैं, चलते हैं। वेदरिंग is the action of element of weather and climate over earth material. There are a number of processes within weathering which act either individual or together to affect the earth material. इंडिविजुअल कई बार ये अकेले भी काम कर जाती है, जैसे मैंने कहा वाटर आया, कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स थी, इजीली डिस्ट्रॉय हो गई, और कई बार दूसरे के साथ में मिलकर भी ये काम करता है। A very little or no motion of material take place in weathering, okay, is an in situ or on site, यानी कि unmoved and on the spot. Weathering process are continued by the many complex geological, climate, topographic and vegetation factor की वजह से भी होता है। वेजिटेशन होता है, जैसे प्लांट्स अगर वहाँ पे हैं तो वेदरिंग कम होगी, वहाँ पे कुछ एनिमल्स वगैरह हैं, रोडेंट्स वगैरह, चूहे वगैरह हैं, तो जल्दी से उस चीज़ को खोद देंगे तो वो स्पीड बढ़ जाएगी। क्लाइमेट इज ए पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट, नो ओनली वेदरिंग प्रोसेस डिफर फ्रॉम क्लाइमेट टू क्लाइमेट बट ऑल्सो द डेप्थ ऑफ द वेदरिंग मैटर। सिर्फ क्लाइमेट से ही अंतर नहीं आता, डेप्थ से भी फर्क पड़ता है। तो वेदरिंग को हमने केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल, फिजिकल और मैकेनिकल हो गया, और बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैसे केमिकल में मैंने बताया केमिकल प्रोसेस होंगे, कार्बोनेशन होगा, हाइड्रेशन हो जाएगा या ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिजिकल में मैंने आपको बताया था, जैसे सपोज कीजिए लड्डू है, उसको तोड़ दिया तो बूंदी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, दूसरी शेप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें कोई भी केमिकल सिस्टम ना रहे। दूसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग में जैसे मैंने बताया कोई माउंटेन है, उसमें रोडेंट्स लगे, चूहे वगैरह, उसमें सुरंग वगैरह खोदने लगे, लोमड़ी वगैरह है, चींटी वगैरह है, आपकी अर्थवॉर्म्स वगैरह है, ये उस रॉक्स को खुरदरा कर देंगे, और ये भी वेदरिंग का प्रोसेस ही है। मेरे ख्याल से आप समझते होंगे, अब सिर्फ रीडिंग बची है और अंडरलाइन कर लेंगे। अच्छा, केमिकल में क्या होता है, इसमें वाटर मिल जाएगा या एसिड मिल जाएगा उस मटेरियल के साथ में, तो एक सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन पढ़ते हैं। व्हेन समथिंग इज डिसॉल्व इन वाटर और एसिड, द वाटर और एसिड विद डिसॉल्व कंटेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये आपने 9th में पढ़ा था। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ सॉलिड्स इन सॉल्यूशन एंड डिपेंड अपॉन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए मिनरल इन ए वाटर और वीक एसिड। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद वाटर मैनी सॉलिड डिसइंटीग्रेटेड, काफी सारे जो सॉलिड्स हैं वो डिसइंटीग्रेट टूट जाएंगे इन मिक्सअप एज सस्पेंशन इन वाटर, तो ये सॉल्युबल मटेरियल हो गया। आप कार्बोनेशन पढ़ना चाहोगे, और दीज मिनरल्स आर इजीली लीचिंग जैसे जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, लेटराइट सॉइल में लीचिंग होता है,
वहाँ पे फाइन पार्टिकल जो हैं सॉयल के वो नीचे चले जाते हैं, आउट विदाउट लीविंग एनी रेजिडुअल इन रेनी क्लाइमेट एंड एक्यूमुलेट इन ड्राई रीजन। नीचे आया मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बायोकार्बोनेट प्रेजेंट इन लाइमस्टोन आर सोल्यूबल इन वाटर कंटेनिंग। अब ले लेते हैं कार्बोनेशन में। कार्बोनेशन इज द एक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट within minerals and is a common process helping the breaking down of feldspar or carbonate mineral. Carbon dioxide from the atmosphere and soil air is absorbed by water to form carbonic acid that act on as a weak acid. Calcium carbonate and magnesium, ठीक है। हाइड्रेशन ले लेते हैं, ये आपने 9-10 में से ज़्यादा पढ़ा होगा। अच्छा, हाइड्रेशन इज a chemical adding of water. Mineral take up water and extend, मतलब इसमें केमिकल एडिशन वाटर का किसी मिनरल में आके एडिशन हो जाए, अब इसकी वजह से वो मिनरल जो है वाटर मिलने पर बढ़ जाए, बढ़ गया और वाटर ड्राई हुआ तो वापस कंप्रेस हो गया, जिसकी वजह से एक्सटेंड और कंप्रेशन की वजह से वो मिनरल्स वेदर हो जाएगा। दिस कंप्रेशन कॉज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम द मटेरियल इटसेल्फ और रॉ कैल्शियम सल्फेट टेक इन वाटर एंड टर्न्स टू जिप्सम व्हिच इज मोर अनस्टेबल than calcium sulfate. This process is reversible and long continued repetition of this process fatty, मतलब rocks थक जाएगी, टूट जाएगी, break हो जाएगी in the rocks and may lead to the disintegration. ठीक है, ऑक्सीडेशन, जैसे अपन आयरन को बाहर रख देते हैं, थोड़े दिन बाद उसमें जंग लग जाता है, तो वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। In weathering, oxidation means a combination of mineral with oxygen to form oxide or hydroxide. Oxidation occurs where there is a ready process, access to the atmosphere and oxygenated water. The mineral most commonly involved in the process are iron, magnesium, sulfur. In the process of oxidation, rock break down occur due to the distribution caused by addition of soil. कोई रॉक्स है सल्फर वगैरह की, यहाँ पे अगर उसमें हवा चली गई, उस हवा में मॉइस्चर था तो वो उसको ऑक्सीडाइजेशन कर देगी और उसका ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा। रेड कलर ऑफ आयरन अपॉन ऑक्सीडेशन टर्न टू ब्राउन और येलो व्हेन ऑक्सीडाइज्ड मिनरल्स आर प्लेस्ड। तो आप इसको कर लेना। अब लेते हैं फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। फिजिकल वेदरिंग मतलब वो मटेरियल टूट के, जैसे ये रॉक्स थी, ये टूट के यहाँ पे इकट्ठा हो जाए और फिजिकल चेंज। अब यहाँ पे उसकी कुछ अलग शेप थी, यहाँ पे उसकी कुछ अलग शेप बन जाएगी, इसी को फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन सम अप्लाइड फोर्सेस। द अप्लाइड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, वो उसको अट्रैक्ट करेगी नीचे की तरफ, ओवरबर्डन प्रेशर, लोड एंड शेयर, एक्सपेंशन फोर्सेस ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज, क्रिस्टल ग्रोथ और एनिमल एक्टिविटी। एनिमल एक्टिविटी की वजह से ये अलग शेप में, दबाव की वजह से ये अलग शेप में, वाटर प्रेशर कंट्रोल बाय वेटिंग एंड drying cycle. Many of these forces are applied both at the surface and within different earth material leading to rock fracture. यह सरफेस के ऊपर भी लगता है और ये इसी के साथ साथ में नीचे भी चला जाए, इसके साथ साथ में नीचे चला जाए। करो सॉरी, तो एंडोजेनिक हो गया, नहीं एंडोजेनिक के लिए तो वॉल्केनिक डायस्ट्रोफी से बताए थे मैंने। Most of the physical weathering processes are caused by thermal expansion and pressure release. Thermal expansion का मतलब हीट की वजह से मटेरियल का बढ़ना घटना, प्रेशर। These अब ले लेते हैं अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। अनलोडिंग का मतलब, अब ये अलग अलग हो गई। अनलोडिंग यानी कि इस मटेरियल का अनलोड, अनलोड मतलब कोई भी मटेरियल नीचे उतर जाए उसको अपन अनलोड कहते हैं। और एक्सपेंशन, और वो मटेरियल बढ़ जाए, बढ़ जाएगा मतलब हो जाएगा ये मटेरियल यहाँ से टूट के यहाँ गिरता रहेगा और इस मटेरियल में कोई दूसरा मटेरियल भी आके इकट्ठा हो जाएगा, जैसे कोई इरोजनल एक्टिविटी की वजह से दूसरा मटेरियल यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएगा। बेटा इसको अपन लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज वाले टॉपिक में देखो मैंने आपको एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस बताया कि अर्थ पे डिफरेंट शेप्स कैसे बनती हैं। जो डिफरेंट शेप्स बनती हैं वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर आती है। इस फोर्सेस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं एंडोजेनिक फोर्सेज और एक्सोजेनिक फोर्सेज। एंडोजेनिक फोर्सेज में डायस्ट्रोफिज्म आ गया और डायस्ट्रोफिज्म को भी बाद में 2-3 पार्ट्स में बांट रखा है। फिर एक
एंडोजेनिक का ही वॉल्केनिज्म था। एक्सोजेनिक में ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह हो गई, और वेदरिंग अपन पढ़ रहे हैं। वेदरिंग भी एक्सोजेनिक फोर्सेस का ही सिस्टम है। फिर भी कोई दिक्कत हो, यू कैन कॉल मी। बाय, सी यू सून।